नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़मींदारी सिस्टम की, ज़मींदारी व्यवस्था की। बहुत शॉर्ट में बातचीत करेंगे। ज़मींदारी व्यवस्था एक ज़मीन से जुड़ी हुई व्यवस्था थी ब्रिटिश काल के पहले, जो कि लगाई गई थी बंगाल में, बिहार में और कई सारे अन्य जो साउथ के स्टेट थे वहाँ पर लगाई गई थी। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ज़मींदार यानी कि ज़मीन, यानी कि जो ज़मीन के मालिक होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो अपनी ज़मीनों पे कृषकों से, या हम कहते हैं कि जो टेनेंट्स होते हैं, जो किराए के कृषक होते हैं, उनसे वो लोग काम कराते हैं। यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको दो टर्म यहाँ पर मिलेंगे। एक टर्म मिलता है पीजेंट और एक टर्म मिलता है टेनेंट। तो पीजेंट का मतलब क्या है और टेनेंट का मतलब क्या है? पीजेंट का मतलब एक ऐसा कृषक जो सिंपल खेती करता है, अपने लिए कुछ उगाता है और चला जाता है। टेनेंट भी एक टाइप का पीजेंट ही है, पर इसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ये किराए पर खेती करता है। मतलब आप पर किराए पर कुछ खेती करेगा ये, और फिर अपना हिस्सा लेके वहाँ से वो चला जाएगा। पीजेंट के पास कुछ छोटी मोटी ज़मीन हो सकती है। तो होता क्या था कि कृषक है, ज़मींदार है और ब्रिटिश सरकार है। तो ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली तो इनसे कुछ नहीं लेती थी। वो कहती थी ज़मींदारों से कि ठीक है भैया, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, तुम इन कृषकों से जो भी वसूलोगे उसका एक हिस्सा हमको दे देना होगा, कुछ हमको रेवेन्यू एक फिक्स देना होगा। ज़मींदार ने कहा ठीक है। तो ज़मींदार ज़्यादा शोषण करने लग गए, धीरे 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 धीरे, और इन कृषकों को वो लूटने लग गए। और ब्रिटिश सरकार को फ़ायदा हो रहा था, ज़मींदारों को फ़ायदा हो रहा था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? परमानेंट सेटलमेंट आया, स्थायी बंदोबस्त जिसको हम कहते हैं, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लाया था। आप कौन से भुट्टा याद रख सकते हैं ताकि ये याद करने में आपको आसानी हो? तो परमानेंट सेटलमेंट में बस बेसिक सी बात ये थी कि एक स्थायी चीज़ उन्होंने बना दी थी कि इतना तो आपको देना ही देना है। और एक फिक्स्ड, ये वाला जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, इसको जब हम लोगों ने फिक्स्ड कर दिया तो इसको हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट बोल दिया। ज़मींदारी व्यवस्था में ज़मींदार जो था वो मिडल मैन का कार्य कर रहा था। अब मिडल मैन का मतलब ये है कि ब्रिटिश और कृषक आपस में नहीं मिलेंगे, ज़मींदार ही इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस करवाएगा। तो इसमें होने क्या लग गया कि कृषकों का ज़्यादा शोषण होने लग गया। वो ज़्यादा की मांग करने लग गए। कभी कभी खेती नहीं होती थी तब भी मांग कर रहे हैं पैसों की, और उनको ब्रिटिश को देना ही पड़ता था। नहीं दोगे तो वहाँ से दिक्कत आ जाएगी। कुछ पैसा वो वहाँ पर देंगे, कुछ पैसा ज़मींदार अपने पास रखेगा। उन सारी चीज़ों की संपत्ति, उन सारी चीज़ों की मेहनत जो कि कृषकों की थी, वो वहाँ पर ज़मींदार अपने पास रख लेता था। ऐसा नहीं था कि उनको रखने का हक नहीं था, पर जब चीज़ एक ज़्यादा लिमिट से बढ़ जाती तो एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाता है। वो चीज़ वहाँ पर गलत होने लग गई थी। अच्छा, होता क्या था कि ये पुश्तैनी संपत्ति है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, या वो जो परिवार है जिसकी वो संपत्ति है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी वो संपत्ति है, वो एक दूसरे को वो ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। ये भी चीज़ है। तो ऐसा भी नहीं कि मालिक मर गया या कोई एक व्यक्ति चला गया तो उसकी वजह से वो पूरी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ ये थी कि अगर ज़मींदार टाइम पर पैसा नहीं देता था, या उस समय खेती नहीं हो पाई, या बारिश नहीं हो पाई, या कोई ऐसी दिक्कत है जिस वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया, तो ब्रिटिश सरकार उसकी नीलामी कर देगी। और वहाँ पर वो ज़मींदार भी बेकार हो जाएगा, कृषकों को भी कुछ नहीं मिलेगा, और सारा का सारा वो जो ज़मीन है और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे ब्रिटिश सरकार के पास चले जाएंगे। इससे और भी चीज़ें हुई, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती चली गई। चूँकि इसमें मेन चीज़ हो गई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को निचोड़ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनसे रेवेन्यू कमाना है, और जो एग्रीकल्चरल है, जो कृषि है, उस पर ध्यान नहीं देना है। मेन तो चीज़ एग्रीकल्चरल है, उस पर इन्होंने ध्यान दिया नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण करने लग गए, जिससे अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती गई। भाई खेती हो नहीं रही, आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लादे दे रहे हो कि और दो पैसे और दो पैसे और दो पैसे, और वो लोग कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। लिहाजा इनकी स्थिति डाउन होती चली गई, लिहाजा इनकी भी स्थिति डाउन होती चली गई। कृषि में भी गिरावट आने लग गई। कोई नई टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई नया सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सरप्लस बन नहीं रहा है। सरप्लस बनने का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है कि अगर आप उतने दिन काम नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इससे नए नए चीज़ें जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे व्यवस्था रिजिड होती चली गई,
आप यहाँ पर देखेंगे कि जजमानी व्यवस्था भी उसी टाइम पर रिजिड होती चली गई, क्योंकि वहाँ पर डिक्लाइन आ रहा है कृषकों में और अर्थव्यवस्था में गिरावट में। तो वो जो अर्थव्यवस्था है वो गांव तक ही सीमित होकर रह गई, जिसकी वजह से जजमानी व्यवस्था का और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अब आप देखते हैं कि जजमानी व्यवस्था उतनी नहीं है, चूँकि वहाँ पर गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो सीमित नहीं है, वो खुल चुकी है। यहाँ पर ओपन मार्केट सिस्टम हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर ये खुल चुकी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हुई कि एक नए वर्ग का उदय हो रहा है, जिसको हम लोग इलीट क्लास बोलते हैं, संभ्रांत वर्ग। तो इलीट वर्ग कैसे बनना है? वो यही जमींदार ही थे जो इलीट वर्ग बना रहे थे, क्योंकि एक टाइम बाद उन्होंने इनसे ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया और इनको कम देना शुरू कर दिया ब्रिटिश को। तो लिहाजा इनकी स्थिति जो थी वो और ऊपर होती चली गई और इनकी स्थिति और डाउन होती चली गई। जहाँ पर जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था को लाने के बारे में बातचीत की गई। जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था 1950 में आई, जिसमें पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया और बताया गया कि ये ठीक है भाई, जिसके पास जितनी ज़मीन है वो रहेगी, जिसका जो हिस्सा है वो वहाँ पर रहेगा और कोई भी यहाँ पर शोषण वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। यह था शॉर्ट में ज़मींदारी व्यवस्था।